नमस्कार। फुल एंड फाइनल में हमारे सभी दर्शकों स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बंगाल की तस्वीरें आपने कल देखी होंगी, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फिर से बंगाल में और आपको दिखाने जा रहे हैं वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं। गंगा सागर में अमित शाह की ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती। बंगाल की धरती पर जल्द खिलेगा कमल, अमित शाह ने कहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी, पाताल से खोज कर भी हत्यारों को सजा देंगे, अमित शाह ने कहा है। टीएमसी सरकार में सिर्फ भतीजे का भला, अमित शाह ने कहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे इस खबर पर रवि हमारे सहयोगी कोलकाता से मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। रवि, अमित शाह ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम पाताल से भी खोज कर निकाल लाएंगे। जी बिल्कुल निशांत, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अमित शाह ने आज गंगा सागर से जो कपिल मुनि के आश्रम गए थे वहीं से भी उन्होंने यही कहा है कि जो भी लोग दोषी है, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वो कोई भी पार्टी का हो, उनको खोज के निकाला जाएगा और उनको सज़ा दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि कल जब वो कोलकाता पहुंच रहे थे, ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल के मंत्री जो कि श्रम दफ्तर के राज्य मंत्री है, माफ़ कीजिएगा, जाकिर हुसैन, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। निमतिता जहाँ पे हुआ है वहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे निमतिता स्टेशन जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एग्जैक्टली मैं आप मेरे पास वहां पर बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ वहां की तस्वीरें और वहां की खबर लेकर। आप सबसे पहले अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, अमित शाह ने सीधे तौर पर यह चुनौती दी है, धमकी दी है, क्या कहा है? देखिए, साफ तौर पे अमित शाह ने ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो इस घटना को अंजाम जो लोग दिए हैं, निश्चित तौर पे इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश टीएमसी कर रही थी। इसको देखते हुए गृह मंत्री ने आज ये बयान दिया है। इसका अर्थ ये समझा जाना चाहिए कि किसी भी तरह से बीजेपी ये नहीं चाहती है, ये केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि गेंद उसके पाले में जाए। लिहाजा उन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने एक तरह से साफ किया है कि अगर हमारी बात चलती है तो हम इसको पताल से भी ढूंढ कर निकाल लाएंगे, हम इसको दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। निशांत, आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा यहां पर ब्रेकिंग के साथ विजुअल भी दिखाएं, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने क्या क्या कहा, आइए दिखाते हैं जरा। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। इस वक्त ये जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, मैं आपको अब से थोड़ी देर के अंदर वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले पर ममता बनर्जी का बयान। जाकिर हुसैन पर हमला बड़ी साजिश, ममता बनर्जी ने कहा। सीएम ममता बनर्जी ने रेलवे पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। यह ममता बनर्जी ने कहा है, ये ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं चाहूंगा जरा विजुअल्स के साथ दिखाएं। और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने और उसका क्या जवाब मिला, ये देखते हैं एक बार। যে এটা রেল স্টেশনে যে হয়েছে, রেল স্টেশনে তখন নাকি রেলের কোনো পুলিশ কেউ ছিল না। ইনসাইড দ্য রেলওয়ে স্টেশন, ইটস এ রেল প্রপার্টি। এটা ল অ্যান্ড অর্ডার মানে স্টেটের এটা নয়। আমি জানি না রেলওয়ে এত বড় ঘটনার পরে কি করে এটাকে ক্যাজুয়ালি নিচ্ছে। ইটস এ ভেরি বিগ কনস্পিরেসি।
अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे। और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ रवि मौजूद है, मेरे सहयोगी। रवि, ये बहुत बड़ा हमला है अगर तृणमूल के नेता की बात की जाए। बीजेपी के ऊपर इससे पहले हमले हो रहे हैं, आप उस जगह पर मौजूद हैं। ममता दीदी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। ये अब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये कहां पैन आउट कर रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल का रीति रिवाज रहा है कि कभी इलेक्शन आता है, 2001 कहिए, 2005 कहिए, 2009 कहिए, जब भी इलेक्शन आता है पश्चिम बंगाल में देखा जाता है हिंसा की राजनीति होता है। जब लेफ्ट का रेजिम था तभी भी हुआ था, अब तृणमूल कांग्रेस का सरकार है तभी भी हो रहा है। अभी सांप्रतिक जो घटना की बात हम लोग कर रहे हैं नीमतिता स्टेशन में, आपको छोटा सा मैं एक विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग को समझ में आए, दर्शकों को समझ में आए। देखिए, यह है नीमतिता स्टेशन, आप देख सकते हैं, और ठीक मेरे सामने देखिए जो अफरा तफरी वाला सिचुएशन उस समय हुआ था वहाँ पे है। और जो लाल दाग आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन अभिजीत को बोलूंगा, ये जो लाल दाग आप देख रहे हैं ये खून है। नहीं, मत दिखाइए उसको, हम नहीं दिखा सकते रवि, हमें ब्लड नहीं दिखा सकते, हम खून वगैरह नहीं दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगा उसको माइनस करके आप जरा शॉट्स दिखाएं, और मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि कल रात के विजुअल्स और ये दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाएं स्क्रीन पर। जरा अपने कैमरामैन को बोलिए कि खून के बगैर वो विजुअल्स दिखाएं। जी निशांत, मैं कोशिश करता हूं। अभिजीत, आप खून ना दिखाए, यहाँ पे जो बाकी का जो विजुअल्स है वो आप मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो रेल लाइन के बीच जो जूता पड़े हुए हैं, ये कहा जा रहा है मंत्री साहब के जूते हैं जो कि यहाँ पे आके गिरा था। फिर ये जगह जो आप देख सकते हैं, इसको बैरिकेड कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, सीआईडी की तरफ से। ये जगह पे अब कोई नहीं चल सकता। जो यहाँ पे सैंपल्स पड़े हुए हैं, फॉरेंसिक टीम आएंगे, आके यहाँ पे सैंपल्स कलेक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे जूते पड़े हुए हैं, जो कुछ भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनका सैंपल लेना है। सैंपल लेके स्नीफर डॉग्स भी यहाँ पे आए थे, फॉरेंसिक टीम को यहाँ पे आना है, लाइट्स वगैरह यहाँ पे लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये स्टेशन का जो वैद्युतिकरण है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन चलेगा, कल ही इसका उद्घाटन हुआ था। पीयूष गोयल, बाबुल सुप्रियो ने इसका उद्घाटन कल यहाँ पे किया था। और ये स्टेशन आप देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए। देखिए, वो जो गाड़ी खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरा स्क्रीन में, वो जो गाड़ी खड़े थे, मंत्री साहब ने वहीं पे अपना गाड़ी खड़ा किए थे, और वो यहाँ से ये जो आरपीएफ के जो लोग खड़े हैं वहाँ से वो चल के इधर आ रहे थे। हर बार जब भी वो स्टेशन में आते हैं, ये नंबर 2 प्लेटफॉर्म है, यहीं से चल के ऊपर आते हैं, आके यहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर वो निकलते हैं कोलकाता की तरफ। कल भी वैसे ही हो रहे थे, और उनका ये आना जाना जो था, ये इनका जो रूट है, इनको पहले से पता था। जो लोग यहाँ पे ये कांड घटाने वाले थे, उनको पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, और इसीलिए यहाँ पे रखा गया था। उनका जो फेसबुक लाइव चल रहा था, जब भी वो कहीं पे जाते हैं फेसबुक लाइव करते, फेसबुक लाइव जब चल रहा था, जो उनके साथ थे, किसी एक ने कहा था सामने एक बैग है उसको हटाओ। जैसे ही बैग हटाने की बात किया गया, किसी ने बैग हटाने की कोशिश की और तभी वहाँ पे धमाका हुआ। और उसका बाद वाला विजुअल्स हम दिखा रहे हैं लगातार अपने स्क्रीन पे, TV9 के भारतवर्ष के स्क्रीन पे, जो कि हमने सबसे पहले दिखाया था। बात यह है कि ऐसा घटना यहाँ पे हुआ नहीं था, लेकिन जिस कदर एक राज्य के मंत्री के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हुआ है, इतनी बड़ी कदर का हमला हुआ है, ममता बनर्जी कर रहा है, ये रिमोट सेंसिंग को बॉम्ब था, वो CID आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यहां पर अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। माफी चाहता हूं सर, आपको इंतजार कराया। सीधे मैं लेकर चलूंगा। मेरे साथ अरविंद कुमार जैन, फॉर्मर DGP UP हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। गौतम लहरी, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ पियाली आचार्य, सीनियर जर्नलिस्ट, कोलकाता से, वो मौजूद है। अभिषेक उपाध्याय, अमोद, रवि, ये 3 सहयोगी मेरे से बंगाल से मौजूद हैं। और इसके बाद अभिषेक उपाध्याय की जो खबर है वो बहुत सेंसेशनल खबर है, वो खबर हम ब्रेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरविंद कुमार जैन सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो बंगाल में हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पे लॉ ऑफ लैंड तो कुछ है ही नहीं? हर कोई एक दूसरे के ऊपर बम मार रहा है, जिसको जहां मौका मिलता है वहां दूसरे को दबा देता है। ये क्या है सर, एंड हाउ दिस विल बी कंट्रोल? इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कंट्रोल तभी होगा
जब इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन हो जाएगा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई मुख्यमंत्री की बात सुन के, जो बहुत पुरानी पॉलिटिशियन है, कि ये रेलवे के में क्षेत्र में हादसा हुआ है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी, निशान जी, की रेलवे में प्रोटेक्शन के लिए 2 कंपोनेंट होते हैं। आरपीएफ और रेलवे की प्रॉपर्टी ट्रेन्स को गार्ड करती है, और जीआरपी जो है वो पेट्रोलिंग का काम देखती है, लॉ एंड ऑर्डर का काम देखती है, क्राइम कंट्रोल का काम देखती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मैं भी यूपी का 2.5 साल जीआरपी का चीफ रहा हूं। मैं रिपोर्ट करता था यूपी गवर्नमेंट को, ना कि रेलवे को। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई है, इसके लिए पूर्ण रूप से स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जीआरपी का वो क्षेत्र है और जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो उनका ये कहना कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये बड़ी हास्यास्पद बयान है उनका, और गलत बयानी वो कर रही हैं। ये बिल्कुल पूरा का पूरा इसमें जो है, जो दोष है, वो जो भी वहां पे अरेंजमेंट्स किए गए, पुलिस अरेंजमेंट्स, जब भी कोई वीआईपी आता है तो बहुत बाहर से भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है रेलवे स्टेशनों पर, क्योंकि जीआरपी के पास उतना पुलिस बल नहीं होता है, और इसमें आरपीएफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नहीं बनती है। ये बड़ा दुखद घटनाक्रम चल रहा है पश्चिमी बंगाल में। स्टेट गवर्नमेंट सर, मैं एक चीज आपसे, अरविंद सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं जी। हम सब लोग, मैं, आप, जितने भी लोग हैं या जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो इस खबर पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसके लिए गुनहगार, जिम्मेदार कौन है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी? क्या कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, या हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ मुंह देखते रहेंगे? कौन, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार आरोप लगा रही है, राज्य सरकार के ऊपर आरोप केंद्र सरकार लगा रही है, और इसमें वहां पे आम लोग पिस रहे हैं, मर्डर्स, पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, और वो बोल रहे हैं कि बड़ा नेचुरल है। ये तो नहीं, बिल्कुल नेचुरल नहीं है। ये पुराना इतिहास रहा है, जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे, लेफ्ट के समय से ये चला आ रहा है। जो लेफ्ट के गुंडे थे वो सब टीएमसी में आ गए। ये टीएमसी का पूरा दायित्व है इनका। टीएमसी की गवर्नमेंट है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें और निष्पक्ष तरीके से विवेचना करें, किसी को अनावश्यक झूठा ना फंसाएं, किसी दूसरे को उसमें इम्प्लीकेट करने की कोशिश ना करें, वरना जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है तो फिर बहुत सेवरल हेड्स दे रोल, फिर उसमें जब जांचें बैठती हैं तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत ऐसे पुलिसकर्मियों को होती है। तो ये तो इनका काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सख्ती से मेंटेन करना, जब तक कि इलेक्शन कमीशन टेक ओवर ना करे। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा। हमारे एक और दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं, पियाली आचार्य इस वक्त कोलकाता से मौजूद है। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हालात हैं, क्या ये समझा जाए कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तब ठीक हो जाएंगी चीजें, या तब बढ़ेंगी? आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पे जो नब्ज है उसको आप जानती हैं, क्या लगता है वहां पर? देखिए, आम आदमी का जो बोलना है वो है इलेक्शन रक्त-रंजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले चाहे वो जाकिर हुसैन, मिनिस्टर जाकिर हुसैन हो, या बाबू मास्टर हो, या मनीष शुक्ला हो, या शुभेंदु अधिकारी, शिवाजी सिंह राय, शंकुदेव पंडा के ऊपर हमले हो, जो भी हमले हो, कोई इलेक्शन के पहले जो हमला हो रहा है, इसीलिए आम आदमियों का ये शक हो रहा है कि इस बार इलेक्शन पहले से भी ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस का वो शक कर रहे हैं। मैम, आप जो बता रही हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, यहां पर मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि अगर हम पॉलिटिकल किलिंग्स को खाली पॉलिटिकल किलिंग्स कह के छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि वहां पर जंगल और जो नॉर्मल सिविलाइजेशन है उसमें कोई फर्क बचेगा नहीं। इसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट इज द वे आउट? सवाल मेरे लिए है जी गौतम सर। ओके। हाँ निशान जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, मंत्री के ऊपर हमला हुआ, इसके अलावा मैंने को जो सुना है अभी चीफ मिनिस्टर को एक भाषण में कि 25 और लोग भी आहत हुए हैं। उसमें सब कार्यकर्ता नहीं भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए वो खड़े थे। तो इसलिए सबसे चिंताजनक बात जो है कि देखिए, जो बम जो फेंका गया किया, जो ये ममता जी कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से इसको, ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है कि राज्य के अंदर ऐसे बम बन रहा है। तो बम का एक उद्योग बन गया है
ये तो सबसे बड़ा चिंता है कि अगला दिन भी इसके लिए कोई ना किसी को शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्थिति जो है कानून व्यवस्था राज्य के अंदर आता है। जैसे डीजीपी साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि कानून व्यवस्था का सरकार के हाथ में है, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो बताए कि किसने हमला किया, उसके इंक्वायरी सही ढंग से किया। अगर नहीं होता है तो तब तो कोर्ट का दरवाजा के बात आते हैं, लेकिन पहले तो स्टेट गवर्नमेंट एक एसआईटी फॉर्म करके उसमें सारी एजेंसीज होके उसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए। इसके बहुत मेरा लग रहा है कि बहुत गंभीर और बहुत गहरा एक क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है, जो चिंताजनक स्थिति है अगला चुनाव के लिए। ये इसके लिए सबको ये चुनाव आयोग आने से ही कोई रोक जाएगा ऐसे मुझे को नहीं लग रहा है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं चीजें थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ूंगा। अब मेरे पास एक स्टेटमेंट अभी आ रहा है, ममता के जो बड़े मंत्री हैं फिरहाद हकीम, उनका बड़ा बयान आया, बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर हमला बहुत बड़ी साजिश। फिरहाद हकीम ने कहा है स्टेशन पर पहले ही प्लान किया गया था बम, टीएमसी नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। फिरहाद ने यह कहा है साजिश करने वाले बेनकाब होंगे, यह उन्होंने कहा है। फिरहाद हाकिम जी हमारे साथ हैं, ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वहां पर आए हुए हैं जहां पर मुर्शिदाबाद में जो अटैक हुआ है उसमें जो घायल लोग हुए हैं मंत्री समेत, उनको वहां लाया गया है। वहीं ऐसे जो पीजी हॉस्पिटल है वहीं पर आए हुए हैं। फिरहाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि क्या अभी तक आपको जानकारी मिली है ये जो घटना घटी है इसके पीछे कोई डिजाइन टाइप की चीज लग रही है आपको? बहुत सारे जो जाकिर हुसैन के साथ थे, हमको सवेरे से बात कर रहे हैं, तो लोग से हम तो आ गए यहाँ करीब 8 बजे। हाँ, आप आए हुए हैं, सुबह से आप आए हुए हैं। तो उस समय हमारा बात हुआ तो वो उन लोगों ने कहा जो बम पहले वहाँ पर स्टेशन में रखा हुआ था, जब इन लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो 2 बैच आगे चले गया। 3rd बैच जाकिर साहब के साथ जो सपोर्टर जिंदाबाद करते करते जा रहे थे, जब उसी समय ये बम बस्ट हुआ। मगर फॉर्चुनेटली क्या है, जो ये लोग दोनों तरफ से गए, उसके ऊपर से नहीं गए, थोड़ा दूर से रखें क्योंकि किसी का सामान पड़ा हुआ था, वो सोच के थोड़ा दूर से गए, इसलिए वो ब्लास्ट जो है वो ज़िंदगी नहीं लिया। मैं आशा करता हूँ जो हमारे जो एजेंसीज ये प्रूव कर रहे हैं, हमारे ममता बनर्जी ने 3 एजेंसी के ऊपर दायित्व दिया, CID, STF और CIF, इसके ऊपर दायित्व दिया। इन लोग तीनों मिल के एक टीम बना के ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इसके लिए ये किया है वो उसको पकड़ा जाएगा। और बात ये होगी, मुर्शिदाबाद में भी आपकी जो पार्टी के लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? आपकी मुर्शिदाबाद की यूनिट क्या कहना है? उन्होंने कहा जो ये घटना जो हम कहा, ये उन्होंने, हम तो था नहीं वहाँ पर, उन्होंने कहा कौन लोग हैं इसके पीछे, वो लोग क्या? ये तो अभी पुलिस बताएगी, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी, वो ये तो हम लोग नहीं जाएंगे ना कौन इसके ये साजिश के पीछे कौन है। मगर साजिश जो भी किया उसे पकड़ा जाएगा और उसे कानून के मुताबिक उसे सजा भी दिया जाए। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं जो ये इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन हो और जो असल जो ये साजिश किया है उसे पकड़ा जाए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद है। अभिषेक, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं लेकिन कंक्लूजन पे पहले आ गए कि वहां पे बम प्लांट था। बिल्कुल निशांत, ये बयान दिया है फिरहाद हाकिम ने, कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर आए हुए थे। और बड़ी बात ये है कि हमने उनसे ये पूछा कि आपकी बात हुई है वहाँ के जो अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं, वहाँ के जो आई विटनेस हैं, वहाँ की आपकी यूनिट है, और ये हमारे सवाल थे तो उन्होंने इस पे ये रिप्लाई दिया है कि वहाँ पर बम पहले से प्लांट था। वो कह रहे हैं बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा किनारे से वो बैच गुजरा, जो बैच गुजर रहा था एक के बाद 2-3, वरना बहुत जाने भी जा सकती थी। तो ये पूरा का पूरा जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बार बार वो इसी पे जोर दे रहे हैं कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। हालांकि एक बात और निशांत बताऊं कि मैंने उनसे क्लियर पूछा कि आप किसको इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर वो खामोश हो गए कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं अभी। तो आप भी समझ लीजिए
लीजिए कि ये मामला अभी चूंकि बता रहे थे तीन एजेंसियों को दे दिया है, तो यानी कि अभी पुलिस की तफ्तीश इसमें चलेगी, लेकिन इसके पॉलिटिकल जो रिपरकशन है वो जरूर सामने आएंगे, जो अभी तक के जो अंदेशे निकल के सामने आ रहे हैं इस घटनाक्रम से। निशांत, आप जो बता रहे हैं मुझे अभिषेक, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता हूं, और वो मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दोनों तरफ से भी कोई किसी से कमजोर नहीं पड़ रहा है, और जो दोनों तरफ से अगर बात की जाए, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दोनों तरफ से सवाल खड़ा ये होता है कि अब एक मंत्री के ऊपर हमला हुआ है, अगर मंत्री भी सिक्योर नहीं है तो आम जनता क्या सिक्योर होगी वहां पर? देखिए, ये सवाल उठ रहा है और आपने ये एकदम सही कहा निशांत, ये दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये घटनाएं भी दोनों ओर से सामने आ रही हैं। बीजेपी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां वो कहते हैं कि उनको अटैक किया गया है, इसके सबूत सामने आते हैं। टीएमसी वाले भी क्लेम करते हैं कि उन पर बीजेपी के लोग अटैक कर रहे हैं। तो ये दोनों ओर से चल रहा है, लेकिन मुद्दा वही है कि लॉ एंड ऑर्डर का फिर क्या होगा, और अगर ये स्थिति और आगे बढ़ी तो आखिरकार चीज़ों को कैसे संभाला जाएगा, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात ये भी है, अब ये जो घटना घटी है, इलेक्शन एकदम नज़दीक है, माना जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर अनाउंस किया जा सकता है, तो इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एक किनारे हो जा रहा है और इस पर जो राजनीति है, किसको घेरे में लिया जाए, किसको किनारे किया जाए, किसको बख्शा जाए, ये समीकरण भी सामने पैदा हो रहे हैं और ये दोनों ओर से खड़े किए जा रहे हैं। निशान, आप जो बता रहे हैं मुझे, मैं एक बार सीधे चलूंगा, यहाँ पर अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, आपने वो भी पूरी कवरेज की थी जब घटना, मैं चाहूंगा राहुल जरा शॉर्ट चेंज कर दे, वो भी कवरेज की थी जब कैलाश विजयवर्गीय और उन सब के ऊपर हमला हुआ था। आपने वो भी कवरेज की है जब वहां पर अलग अलग नेताओं पर हमला हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर जो हमारे सामने है, क्या यही सब चलता रहेगा बंगाल में? बीजेपी और वहां पर जो टीएमसी के नेता जो बीजेपी में आ गए, वो क्या असेस कर रहे हैं सिचुएशन को? निश्चित तौर पर देखिए निशांत, आपने जो प्रश्न उठाया, प्रश्न वही है, मौलिक प्रश्न वही है कि आखिर क्या राज्य में, जिस राज्य में राज्य का कैबिनेट मंत्री सुरक्षित नहीं है, वहाँ किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है? दूसरा सवाल दूसरा है कि किसने हमला किया, ये जांच का विषय है। तीन एजेंसियां लगी हुई हैं, जांच करेंगी। लेकिन बंगाल की बात हम जो सदा से करते आ रहे हैं कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की हालत अच्छी नहीं है, और इसका मुजाहरा 2 महीने से हम लगातार आ रहे हैं और देख रहे हैं। यहाँ पे आप जब सड़कों पे निकलते हैं, कहाँ से पत्थर आ जाएगा, कहाँ पे आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, आप नहीं समझ सकते। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, ये इलाका जो है दक्षिणी 24 परगना का इलाका है। अमोद जी, यहाँ पे क्या आपके लिए संभव है, दक्षिण 24 परगना के जिस इलाके में आप मौजूद हैं, क्या आपके लिए संभव है वहां पर लोगों से सीधे पूछने का कि वो क्या बंगाल में अपने आप को महफूज समझ रहे हैं इन चुनावों के दरमियान? सीधे लोगों से अगर आप बात कर पाए तो। मैं प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन चूंकि हम लोग एक बैरिकेड के अंदर रखे गए हैं, कोई बात गृह नहीं, ठीक मंत्री है। थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हैं, लेकिन हमें एक खास पार्टी के लोगों का ही रिएक्शन यहाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं उसका अमोद जी, कोई फायदा नहीं है। एक पार्टी के अगर लोग आएंगे तो फिर उससे राइट पिक्चर नहीं समझ में आएगी। मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर अरविंद कुमार जैन मेरे साथ सर मौजूद हैं। सर, मेरे पास एक फैक्ट है, वो फैक्ट ये है जो मुझे हैरान करता है। वो फैक्ट ये है कि बंगाल में 2 जनवरी 2021 को, यानी इसी साल की शुरुआत में, कोलकाता के इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से 22 बम बरामद किए गए थे। 22 बम ये कोलकाता से बरामद किए गए थे। वहां पर ऐसा लगता है कि हर पॉकेट में, हर जगह, हर किनारे बमों की फैक्ट्री लगी हुई है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, इन सब पे कैसे कंट्रोल होगा? इन सब पे कंट्रोल करना लोकल पुलिस का काम है। जो मालदा की पोजीशन है, मुर्शिदाबाद की पोजीशन है, वो पूरे देश को पता है। ये इन जिलों को आगे भविष्य में भी जाकर, भविष्य में भी इनके ऊपर कितनी सख्ती करनी पड़ेगी, ये मैं कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। ये तो वहां पे नकली नोटों का धंधा, बम बनाने का धंधा, नारकोटिक्स की खेती, नारकोटिक्स की सप्लाई, वहां पे जो ये डुप्लीकेट करेंसी है वो आ रही है,
तो ये तो वहां पर तो बिल्कुल एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो पूरी बेल्ट है ये तो बर्बाद हो चुकी है, और वहां के लोग भी इससे बिल्कुल त्राहिमाम कर रहे हैं। ये सब उसी का परिणाम है कि वहां बम बन रहे हैं, नकली नोट जो है वहां से लाए जा रहे हैं, पूरे इंडिया में उसकी खपत की जा रही है, नारकोटिक्स की सप्लाई हो रही है, नारकोटिक्स की वहां पे खेती हो रही है और खुलेआम हो रही है, वहां के प्रोटेक्शन में हो रही है। ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं जिसको लेके पूरे देश में चिंतन होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में चिंतन होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि किस दिशा में उनके जिले आगे जा। आपको थोड़ा सा रोकूंगा, इस वक्त अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं, उनकी जो तस्वीर हमारे सामने आई है जरा दिखाइए। और मेरे साथ अमोद जी मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो तस्वीरें हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और अमित शाह सड़कों पर एक साथ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूंगा ये बहुत बहुत गट्सी स्टेप है ऐसे दौर में जब वहां पर इतनी ज्यादा वनरेबिलिटी है। देखिए सब, ये जो इलाका है इस पे ध्यान देने वाली बात है, ये साउथ 24 परगना है। ये वो इलाके हैं जो कि टीएमसी का गढ़ माने जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से जो रोड शो है वो निकाला जा रहा है और ये बीजेपी की ओर से लगातार हो रहा है। और इसके पीछे उनकी सोच ये है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनके गढ़ में आकर के उनको हम चैलेंज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम इससे डरे हुए नहीं हैं। बीजेपी ये सोचती है कि उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है जब उनके बड़े नेता उन सड़कों पर निकलते हैं जहां आमतौर पर उनको खतरा होता है, जो कि वो क्लेम करते हैं कि उनको अटैक किया जाता है और वो जगह गढ़ है, इसमें दो राय नहीं है, वो टीएमसी का गढ़ है। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक मैसेज देने की कोशिश है। और एक अहम बात ये भी है कि ये डायमंड हार्बर से लेकर के और ये काकद्वीप जहां अभी इस प्रोग्राम चल रहा है, ये वो जगह हैं जहां पर पिछले 1 महीनों में लगातार तनाव की खबरें आती रही हैं, जहां पर अटैक की खबरें आई हैं, जहां पर टीएमसी के लोग बीजेपी में शामिल हुए, उसको लेकर के भी बहुत तनाव हुआ है। तो ऐसे में यहां पर सिर्फ एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है और बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है निशांत, इसका रूट भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि जहां जहां पर जिन इलाकों में भी टीएमसी का गढ़ रहा हो उससे वो यात्रा जरूर निकले ताकि मनोबल बढ़े, ताकि लोग जुटे और ताकि ये मैसेज जाए कि बीजेपी ही टीएमसी को यहां से उखाड़ सकती है। तो ये उस संदेश के साथ ये पूरा का पूरा जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसके पीछे ये पूरी की पूरी सोच है। आप जो बता रहे हैं ये बहुत सही बात आपने अभिषेक बोली है कि एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। पियाली जी मेरे साथ हैं। पियाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कार्डर में हर तरफ, लेकिन अमित शाह जी आए हैं, भारी भरकम सिक्योरिटी है, वो चले जाएंगे, जो लोकल्स हैं उनको झेलना पड़ेगा। ये एक और पर्सपेक्टिव है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अमित शाह जी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभिषेक बता रहे हैं, लेकिन वो आएंगे, भारी भरकम सिक्योरिटी में है, वो चले जाएंगे, लेकिन वहां पर लोकल हालात जो है वो इसके ठीक इतर होते हैं। सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत खतर, उसके ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। वो उस ओर इस जोश का कोई फर्क पड़ेगा? हाँ देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन पहले खड़गपुर गई थी, जो कि बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, आप सांसद है मिदनापुर का, उसका पहले का कंस्टिट्यूएंसी है। तो उधर आप तृणमूल कांग्रेस का विधायक है, उधर से जीते हुए, तो उधर जो बीजेपी का लोग काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी के हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम जान लगा के काम करेंगे, लेकिन हम डर रहे हैं सिक्योरिटी के बारे में क्योंकि हमारे ऊपर फॉल्स केस लगाया जा रहा है। ये आप साउथ 24 परगना के बारे में बोल रहे हैं, मैं खड़गपुर के बारे में, मिदनापुर के अंदर खड़गपुर के बारे में बोल रही हूँ। तो उधर भी जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो लोकल लेवल का कर्मी कह रहा है, वो सिक्योर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आज ये हुआ है। नहीं मैम, मैं आपसे एक और बात बोल रहा हूं, हम खाली बीजेपी को नहीं बोल सकते। अब तो टीएमसी का मंत्री तक सिक्योर नहीं है, खाली बीजेपी कैसे बोले? इसमें तो दोनों तरफ की बात है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। टीएमसी का मंत्री भी सिक्योर नहीं है, टीएमसी उधर भी बम विस्फोट हुआ है, वो भी बुरे तरफ से इंजर्ड है, लेकिन पूरा मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर जेपी नड्डा जी का कार में हमला हुए,
अगर मिनिस्टर जाकिर हुसैन जब कोलकाता जा रहे हैं, उधर हमला हुआ, तो इतने ऐसे तरफ का जो शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर अगर हमला हुए, तो आम आदमी का बोलना है कि हमारा सिक्योरिटी कहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ चला गया, यही बोलना है। आप जो बता रही हैं मैं सीधे चलूंगा यहां पर, क्योंकि हमने ये जिक्र किया है अमित शाह जी की इस वक्त यहां पर रैली चल रही है। लेकिन एक मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा, वो ये है जो बीजेपी जो टीएमसी के जो मंत्री हैं उनकी हेल्थ अपडेट, जरा वो ब्रेकिंग दीजिए तुरंत। वो एक खबर अपने दर्शकों, पेट्रोल बम में हमले में घायल जाकिर हुसैन की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता में चल रहा है जाकिर हुसैन का इलाज। जाकिर हुसैन खतरे से बाहर है, हाथ और पैर में चोट लगी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और मैं चाहूंगा इस पर रवि इनकी तबीयत कैसी है और क्या बताया जा रहा है? स्टेबल हैं? और इस पूरे हमले में इनके अलावा जो लोग घायल हुए उनका क्या हाल है, क्विकली बताएं। हाँ देखिए, मंत्री जाकिर हुसैन जितना घायल हुए उनसे काफ़ी ज़्यादा 2-3 लोग और घायल हुए, जिनका पैर उड़ के निकल गया है, किसी का हाथ उड़ के निकल गए हैं। जाकिर हुसैन का अगर बात करें तो उनका जो छोटी उंगली जिसको हम कहते हैं वो उनमें चोट आए हैं, और जिनको हम हील कहते हैं वो उसमें बाएं पैर के जो हील है उसमें उनको चोट आया है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन वो स्टेबल कंडीशंस में है। ममता बनर्जी के साथ उनका बात भी हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो बार बार कहा जा रहा है पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम का कोई तुष्टिकरण अभी तक नहीं हुआ है। बम थे ऐसा माना जा रहा है, लेकिन वो पेट्रोल बम थे या टिफ़िन कैरियर बम थे या तो फिर वो रिमोट बम थे, इसका अभी तक कुछ पुख्ता नहीं हुआ है कि इस तरीके बम थे। और अगर आप बात करें, ममता बनर्जी ने बात किया जाकिर हुसैन से। जाकिर हुसैन अभी उनको ट्रॉमा केयर सेंटर में रखा गया है, लेकिन खतरे से वो बाहर है, ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जिन लोगों को ममता बनर्जी देखने के बाद लगातार कह रहे थे उनकी तरफ आंख उठा के आप नहीं देख सकते, इतना खतरनाक हालत हो चुका है, उन लोगों का 2-3 लोग हैं जिनका नाजुक हालत है, गंभीर हालत है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं चाहूंगा जरा दोनों तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, कल की और एक आज की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये दोनों तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। इनकी हालत स्थिर है, ये एक अच्छी बात है हमारे सामने, ये एक गनीमत वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, हैरान करने वाला था। हमले में ये जाकिर हुसैन, ये देखें दोनों तस्वीरें, किसी को अंदाजा नहीं था कि कैसे क्या हो सकता है, और ये अपने आप में बंगाल की सबसे बड़ी हकीकत है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक के पास आने से पहले आइए जरा सीधे चलते हैं यहां पर, और ये जो मेरे पास जानकारी आ रही है, जरा यहां पर आइए। अब आपको कुछ पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, बीजेपी का दावा, टीएमसी का दावा। देखें, बीजेपी कहती है कि 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, टीएमसी कहती है 1027 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। यह हमारे पास आंकड़ा है, दोनों के अपने अपने क्लेम्स हैं यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमले में घायल बीजेपी नेता शिवाजी सिंघा राय की हालत स्थिर है। इस वक्त की बड़ी खबर, रैली से लौटते वक्त शिवाजी सिंघा राय पर हुआ था हमला। शॉट्स दिखाएं जरा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है हमले का आरोप। उत्तरी कोलकाता बीजेपी अध्यक्ष हैं शिवाजी सिंघा रॉय। ये तस्वीरें देखें आप। इसके बाद हमारे पास एक और उनकी कुछ तस्वीरें हैं, जरा वो भी दिखाइए। ये देखें, जो अस्पताल की उनकी तस्वीरें वो भी दिखाइए जरा, किस तरीके से वो घटनाक्रम हुआ और जो चीजें सामने आई। ये दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों हमले की तस्वीरें के साथ, एक तरफ इनकी तस्वीर, एक तरफ जो टीएमसी के मंत्री के ऊपर हुआ है। अभिषेक, मैं आपके पास चलूंगा। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कोई बड़ी बात नहीं, असेस करने में खराब है। लेकिन अगर मंत्री के ऊपर हमला हो रहा है और बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है,
तो क्या मैसेज जा रहा है काडर में कि बस बहुत हो गया, या अभी भी विंडिक्टिवनेस जो है वो और ज्यादा हो गई कि उन्होंने ये किया अब हम ये करेंगे? मैसेज क्या जा रहा है? देखिए निशांत, एक बात एकदम क्लियर है यहाँ पर, और ये आप कहीं भी बात कीजिए आपको समझ में आता है कि ये लोग मान चुके हैं, और दोनों ही पार्टी के, टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टी के मांग चुके हैं कि जब वो कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं तो अटैक हो सकता है, ये उनके जहन में रहता है हमेशा, इसके लिए वो तैयार रहते हैं। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, जब भी कोई रोड शो वगैरह होता है तो पार्टी की ओर से उनकी जो खासतौर पर यूथ विंग है वो खुद अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय करती है कि हमें किस तरह से सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। उनके पूरे प्रोग्राम में एक इशू ये रहता है कि इधर से पत्थर आ सकता है, इधर से कोई रॉड से अटैक हो सकता है, ये सब उनके पूरे प्रोग्रामिंग, उनके कार्यक्रम का, अपने आप को सेफ रखने कार्यक्रम का हिस्सा होता है। तो ये इन लोगों ने मान लिया है, ये यहाँ की राजनीति का सहज क्रम है, ऐसा हो सकता है, और उसके मुताबिक वो तैयारी करते हैं। और देखिए इसीलिए ये भी हो रहा है कि यहाँ पर ये मांग लगातार उठ रही है कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की जाएं। अब वो इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देगा चुनाव, उसके बाद की स्थिति है, लेकिन यहाँ ये मांग लगातार हो रही है कि पहले ही उन पॉकेट्स में डिप्लॉय कर दी जाए जहां पर हम पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, जहां नेताओं की। देखिए आपने जो पॉकेट्स की बात की अभिषेक, मैं चाहूंगा एक मिनट आप मेरे साथ रुकिए, मैं चाहूंगा कि वो कौन कौन से इलाके हैं, वो वाली वॉल में यहां पर लेकर जाऊंगा, वो कौन कौन से इलाके हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं बंगाल में, वो मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा। आइए जरा वो इलाकों की अगर बात की जाए, कौन कौन से इलाके हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। कोलकाता में ये देखें आप, ये वो इलाके हैं, जरा ध्यान से देखें आप, दार्जिलिंग, मालदा, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, साउथ 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, हुगली, बंगाल के ये वो इलाके हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। मतलब आप देखें, इसमें कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसको आप बोले कि भाई अब ये बच गया, ये बच गया। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यहीं से मेरे साथ दीपक लहरी जी जो मौजूद है उनसे मैं जानना चाहूंगा। सर, गौतम लहरी जी, अगर बात की जाए 1996 में ममता बनर्जी ने एक आंदोलन किया था, बड़ा राइज हुआ था उसके बाद, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, गोली चला दी गई, फिर वो कांग्रेस की बहुत बड़ा चेहरा बनी, फिर उसके बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की। क्या ये मान लिया जाए कि बंगाल में ये नेचुरल है और इसको नेचुरल बोल के छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए कि नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन हर चुनाव के दौरान बंगाल में जो 70,000 के ऊपर जो बूथ है उसमें आप देखेंगे कम से कम आधा बूथ को इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव कहते हैं। और कोई ऐसे पिछले आप 3 चुनाव तो देखिए जिसमें सेंट्रल फोर्सेस ही आए थे, सेंट्रल फोर्सेस के अधीन ही चुनाव हुए थे, तो इसलिए सेंट्रल फोर्स आना डिमांड हो रहा है। बात सही है, बीजेपी का डिमांड है कि चुनाव का पहले दिया जाए। पहले तो हो नहीं संभव, क्योंकि अगर राज्य सरकार नहीं मांगेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकता है फोर्सेस। बाकी जो बम का घटना है, मैं आपको बताऊं, अगर 25 लोग का आहत होना, ये सजाता है कि बम का ताकत कितना थे, मतलब ये बहुत गंभीर मसला है। साथ साथ अभी आपको एक जानकारी दे दूं कि थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि रेलवे के तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि आरपीएफ इस देखते नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, और प्लेटफॉर्म जो होता है वो गवर्नमेंट रेलवे फोर्सेस के पास ही होते हैं। लेकिन आरपीएफ ने सारे आहत लोगों को हॉस्पिटल लेके गया है, ये उनका बयान में है। तो इसलिए ये भी एक है कि केंद्र बनाम राज्य का लड़ाई चलता रहेगा। राज्य सरकार कहेंगे केंद्र का जिम्मेवारी है, केंद्र कहेंगे राज्य। पॉइंट नोटेड सर। मैं इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक बार अपने दर्शकों को इलेक्शन कमीशन वाली बात बताना चाहूंगा। अभी चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते क्या कुछ कहा है बंगाल को लेकर, आइए जरा दिखाएं एक बार क्विकली। बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने जो कहा है, हमें राजनीतिक दलों ने कहा है कि चुनाव हिंसक हो सकता है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है, लोकल पुलिस को मतदान केंद्रों पर तैनात नहीं करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स को मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा, फर्जी मतदाताओं की पहचान करने का पुख्ता इंतजाम होगा, चुनाव प्रक्रिया के ब्यौरे तत्काल सामने लाने के लिए बूथ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो सकता है। यह हमारे सामने इस वक्त का बड़ा अपडेट है। बंगाल की राजनीति, हमारे सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। बंगाल की राजनीति में अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और लोग बोलते हैं वहां पर तो यह होता ही रहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।